हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी नॉलेज। रेडियोलॉजी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेन हेमरेज। सिटी में ब्रेन हेमरेज कैसे देखा जाता है और कितने प्रकार का ब्रेन हेमरेज होता है, उसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडीएच के बारे में, यानी कि एपिड्यूरल हेमरेज के बारे में। इसके क्लोज क्या होते हैं: रोड साइड एक्सीडेंट, आरएसए, एसोल्ट इंजरी, मारपिटाई और ड्रिंक, एक्सेस ड्रिंक। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट को क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे: चक्कर आना, उल्टी होना, दौरा पड़ना, सिर में बहुत तेज ज़्यादा दर्द होना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हेडेक। उसके बाद सांस लेने में तकलीफ महसूस करना, सांस लेने में का पैटर्न चेंज होना, एक आँख से कम दिखाई देना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस करना, या एक आँख की पुतली का बढ़ जाना। ये कुछ सिम्टम्स डॉक्टर देखता है। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट को एक सीटी एडवाइस करता है, जिसमें कि सीटी होने के बाद पता लगता है कि पेशेंट को ईडीएच है और किस लेवल का ईडीएच है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, राइट साइड में आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, उसे हम ईडीएच बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ईडीएच के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं ईडीएच होता क्या है और ईडीएच होने से पेशेंट को क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पेशेंट के ब्रेन में ईडीएच हुआ है राइट साइड में, तो राइट साइड में जो खून का जो थक्का जमा हुआ है वो अपने ब्रेन को लेफ्ट साइड की तरफ कंप्रेस करेगा, यानी कि दबाएगा, जिससे पेशेंट को दिक्कत महसूस होगी। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर इसकी सर्जरी करते हैं, जिसे क्रोनोटोमी का नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया में खोपड़ी के उस हिस्से को जहाँ पर खून जमा हुआ है उसको निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी के बाद जो भी पेशेंट का दबाव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में, अगर राइट साइड में ईडीएच है तो लेफ्ट साइड प्रेस करेगा तो उससे वो दबाव कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एसडीएच के बारे में, सबड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। सिर पर लगने वाली चोट के कारण होने वाली ब्लीडिंग के कारण एसडीएच की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों की तुरंत मौत हो जाती है, जबकि कुछ लोग कोमा में जा सकते हैं। यानी कि एसडीएच होने के बाद पेशेंट की मृत्यु तुरंत भी हो सकती है, जबकि पेशेंट की कोमा में जाने की स्थिति भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें। कुछ लोगों में एसडीएच बहुत धीमी गति से विकसित होता है। इस स्थिति में ब्लीडिंग शुरू होने के 2 सप्ताह से अधिक समय के बाद लक्षण दिखने शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को आज चोट लगी है, पेशेंट को आज एसडीएच हुआ है, धीरे धीरे एसडीएच बढ़ना स्टार्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को 2 सप्ताह बाद या 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद उसके लक्षण दिखाई शुरू हों, जैसे कि सिर दर्द, भ्रम की स्थिति, व्यवहार में परिवर्तन, चिड़चिड़ा व्यवहार होना, सिर चक्कर आना, उल्टी मतलब वोमिटिंग करना, सुस्ती मतलब बिल्कुल लेजीनेस हो जाना, और दौरा भी पड़ सकता है पेशेंट। अब हम बात कर लेते हैं एसडीएच की कोज के बारे में। कार दुर्घटना, सिर को बहुत तेज झटका लगना, गिरकर लगने वाली चोट में अक्सर एसडीएच दिखता है। अब हम बात करते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा की ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इलाज के बारे में। डॉक्टर इसमें एसडीएच का एक सर्जरी ही एकमात्र इलाज होता है। सबड्यूरल हेमेटोमा को हटाने के लिए एक क्रेनियोटोमी नामक सर्जरी प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है। इसमें हमारे डॉक्टर जो हमारे न्यूरो के डॉक्टर हैं, माइंड के डॉक्टर हैं, एक छोटी सी सर्जरी करते हैं जिसका नाम क्रेनियोटोमी होता है। इस प्रक्रिया में खून के धक्के या हेमेटोमा तक पहुंचने के लिए सर्जन सर्जरी करके खोपड़ी के छोटे से हिस्से को हटा सकता है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर पेशेंट की खोपड़ी में जहाँ पे एसडीएच दिखाई दे रहा है वहाँ से एक खोपड़ी के छोटे से हिस्से को हटा के, मतलब वहाँ की बोन को हटा के उस एसडीएच के थक्के वो साफ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया के बारे में। एसडीएच में रोगियों में क्रेनियोटोमी का आवश्यक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन इसके कई सारे जोखिम भी होते हैं। एक अध्याय के अनुसार सर्जरी के 30 दिन के भीतर 18% रोगी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि क्रेनियोटोमी जो अपना प्रोसीजर है वो थोड़ा जानलेवा हो सकता है। उसमें सक्सेस रेट आपने देखा जितना मैंने आपको बताया।
क्रोनिक एसडीएच में थक्के को बाहर निकालने के लिए सिर में छेद करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले सर्जन अपनी खोपड़ी में छोटा छेद बनाते हैं और फिर उनमें रबर की नाली डाली जाती है। हेमाटोमा से निकलने वाला रक्त इन नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद जो खून का थक्का आपके ब्रेन पर दबाव बना रहा था वो दबाव बनना बंद हो जाता है और उससे पेशेंट ठीक होना। हमने बात की एसडीएच के बारे में और ईडीएच के बारे में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे सबएक्रोनॉइड हेमरेज के बारे में और इंटरपेरिकामेरल हेमरेज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें रेडियोलॉजी नॉलेज के लिए और इजी टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच।